अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शानीज़ डार्क आवर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अस्सलामुअलैकुम शानी भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हम 5 दोस्तों की है। मेरा नाम आमिर है और उन 5 दोस्तों में मेरा भाई वकास भी है। 3 और दोस्त हैं, बसीद, उस्मान, यूसुफ। हम स्कूल फेलोज़ हैं और हमारी दोस्ती को 16 साल हो गए हैं। हम लोग हर साल ही कोई ना कोई टूर प्लान करते हैं। हम 5 ही एक गाड़ी में साथ जाते हैं। ये बात है दिसंबर 2020 की। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग फेरी मेडोज़ जाते हैं, नंगा पर्वत बेस कैंप तक। तो इसलिए हमने सारी प्लानिंग वगैरह डन कर ली। हम लोग निकले। हमारे पास टोयोटा PS गाड़ी थी तो हम लोग फेरी मेडोज़ पहुँचे। अगले दिन हम लोगों को निकालना था फेरी मेडोज़ से बेस कैंप तक। अब फेरी मेडोज़ से बेस कैंप तक ट्रैकिंग है। वो ट्रैकिंग इतनी इजी नहीं है, मगर फिर भी कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। हम जैसे जो ओकेजनल ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए। तो अब हम में से 3 बेस कैंप की तरफ निकले हैं तो 1.25 घंटे में बेयाल कैंप आ जाता है। और ये जो सफ़र है इसमें जंगल का भी एक रास्ता आता है। हम लोग दिन के टाइम निकले हैं, हमें कोई इशू नहीं हुआ, मगर हम लोग लेट हो गए थे। असूली तौर पे हमें 6 से 7 बजे तक निकल जाना चाहिए था नाश्ता करके, क्योंकि हम लोग पिछले दिन भी ट्रैकिंग करके फेरी मेडोज़ तक पहुँचे थे। तो हम लोग थके हुए थे, इसीलिए हमें लेट हो गया। हम लोग तकरीबन 10 बजे उठे और नाश्ता करके हम लोग अपने सफ़र पर निकल पड़े। 12 बजे के करीब हम लोग बेयाल कैंप पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ले, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट वगैरह की। और अब ये ऐसी जगह है जहाँ पे ना ही फेरी मेडोज़ और ना ही बेयाल कैंप। उन दोनों जगहों पर ना तो सिग्नल्स आते हैं, वहाँ पे तो वाईफाई वगैरह का तसव्वुर भी नहीं है। ये मैं 2020 की बात बता रहा हूँ। अब मुझे पता चला है कि वहाँ पे SCO का टावर लग चुका है और वाईफाई वगैरह की सहूलत भी है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अब हम में से 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बेयाल कैंप से आगे जो बेस कैंप तक का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। तो 2 दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, मगर मुझे और बसीत को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम लोग बेस कैंप तक ज़रूर जाएं। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे 1 साल बड़ा है, मगर हमारे फ्रेंड सेम ही है। तो मैंने कहा कि मेरा अगर छोटा भाई जा रहा है तो मैं भी साथ जाऊंगा, एक जिम्मेदारी के तौर पर। अब इसका रास्ता इतना ज़्यादा सिंपल नहीं था। अब ग्लेशियर के साथ साथ एक ट्रैक पर से ऊपर चलना होता है और उसमें गुम जाने का भी खतरा होता है। तो वकास ने मुझे और बसीद को कहा कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है तो आप लोग एक काम करो कि किसी गाइड को हायर करो और उसकी सर्विस लो। वो गाइड यहाँ से लेकर जाएगा और वापस भी ले आएगा। उसे पता था कि ये लोग इतना लेट यहाँ से निकल रहे हैं, उनको कहाँ गाइड मिलना है। मगर हमारी किस्मत अच्छी थी या बुरी कह लो, हमें एक गाइड मिल गया। उस गाइड का नाम था अमजद। वो हमें लेकर जा रहा था और हमें बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन शाम के 5:30 का टाइम हो गया था। पहाड़ों पर मगरिब का वक्त भी थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि बंदा ऊंचाई पर होता है तो वहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक रहती है। अब सारा दिन हम लोगों ने ट्रैकिंग की। वहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, साथ में ग्लेशियर्स थे। जब वो गिरते थे तो बहुत ही खौफनाक आवाज़ आती थी, मगर ये सारी चीज़ें अब तक बिल्कुल नॉर्मल थी। तो हम लोग बेस कैंप तक गए।
अब हमारी उसके साथ डील 1200 में हुई थी। उसने हमें बयाल कैंप से लेकर जाना था और बयाल कैंप को ही वापस लेकर आना था। अब बयाल कैंप से जो नीचे फेरी मेडोज का ट्रैक था वो हमें रात के टाइम करना था, खूब अंधेरे में जंगल के रास्ते से होते हुए और किसी भी गाइड के बगैर। लेकिन खैर, तब हमारे दिमाग में उस तरह की कोई बात भी नहीं थी। हमें लगा कि हम लोग दिन में आ गए हैं तो रात को भी बड़े आराम से आ जाएंगे। हमारे जो 2 दोस्त वहाँ बयाल कैंप पर रुक गए थे, उनके साथ यही कमिटमेंट हुई थी कि आप लोग अभी यहाँ एंजॉय करो, पिक्चर्स वगैरह लो, नेचर को एंजॉय करो। आप लोग 4 से 5 बजे तक चले जाना किसी भी ग्रुप के साथ नीचे फेरी मेडोज, और हम लोग कोई 7 से 8 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। अब उनके नज़दीक हमें 7 से 8 बजे तक पहुँचना था। अच्छा, तो जब हम लोग वहाँ बेस कैंप से निकले वापसी के लिए तो बैल कैंप का तो पहुँचते पहुँचते पूरा बैल कैंप तारीकी में डूब चुका था। वहाँ पर कोई रोशनी कुछ भी नहीं था। बैल कैंप एक कैंपिंग साइट ही है। वहाँ पर कोई 15 से 20 के करीब हट्स बनाए हुए हैं। हो सकता है अब वहाँ पर ज़्यादा हो गए हों, तो अब हम वहाँ पर रुक गए हैं। तो वहाँ पहुँचकर गाइड ने हमसे कहा कि मैं आपसे थोड़े से पैसे चार्ज कर लेता हूँ, आप लोग इस वक्त नीचे अकेले ना जाओ, आप लोगों को रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। तो मैं खुद हीरो बना। मैंने कहा कि नहीं भाई, हम लोग खुद ही चले जाएंगे, हमने पहले ही आपको इतने पैसे दे दिए हैं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से जाना। हमने कहा ठीक है। तो अब सारा दिन ट्रेकिंग करके हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। थकावट बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त थोड़ी थोड़ी ठंड भी होना शुरू हो गई थी। दिन को तो फिर भी नॉर्मल था, लेकिन सितंबर में हाइट पर अच्छी खासी ठंड होती है। तो हम लोग थकावट से चोर वहाँ से निकल पड़े हैं। जब हम लोगों ने बयाल कैंप क्रॉस किया तो बिल्कुल एंड पर एक हुट बना हुआ था। हमने सोचा कि हम उस बंदे से भी एक दफ़ा पूछ लेते हैं कि वो हमें थोड़ा सा रास्ता समझा दे, क्योंकि वो सारा जंगल का रास्ता था। पहले तो हमने उससे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ नीचे चलो, हमसे कोई 15 से 2000 ले लो, क्योंकि तब तक हमें एहसास होना शुरू हो गया था कि हमने गलती कर दी है। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैंने उससे वजह पूछी कि आप हमारे साथ नीचे क्यों नहीं जाना चाहते, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं। तो कहता है कि ये जो जंगल है इसमें इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने हैरानी से पूछा, भाई आप ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे गुस्से से बोलने लगे कि ऐसी चीज़ों का जिक्र भी नहीं करते, ऐसी चीज़ों का कोई पता नहीं होता। मेरा हट बिल्कुल एंड पर है और यहाँ से थोड़ा आगे जंगल शुरू हो जाना है। तो खैर उसने हमें वहाँ से भगा दिया। तो हम लोग चल पा रहे। ये तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक था। हम लोग 25 मिनट तक ट्रैक करके जंगल के अंदर जा रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल की लाइट से बंदा कितना ही देख सकता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब हम लोग एक पॉइंट पर पहुँचे तो हमारे आगे एक दरख्त कटा हुआ पड़ा था। अब उसको देखकर तो जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमने कहा ये तो रास्ता ही नहीं है, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वहाँ ये पहले तो नहीं था। हमें बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये कैसे हो सकता है, रास्ता तो यही था। मगर जब हम लोग मॉर्निंग में आए थे तो दरख्त कटा हुआ नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है? खैर मेरा बड़ा भाई बोलने लग गया कि मैंने तुम लोगों को मना भी किया था कि इस तरह का एडवेंचर मत करो। अब वहाँ पर इतनी खामोशी थी कि हमें अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी और हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि हमने सोचा कि हम वापस बयाल कैंप चलते हैं और वहाँ से फिर वापस आने की ट्राई करते हैं।
शायद दोबारा हम सही ट्रैक पर चले जाएं। तो हम लोग 15 से 20 मिनट दोबारा से ऊपर चढ़े। हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सर्दी और थकावट से हम लोग फिर से नीचे आए और नीचे आकर देखा कि हमारे सामने फिर से वही दरख्त। तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। इस दरख्त को देखकर हमें यकीन था कि रास्ता वही है, मगर समझ नहीं आ रहा था कि अब ये दरख्त क्यों कटा पड़ा है। फिर हमने कहा कि चलो, हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। तो हमने सोचा कि हम दोबारा अपने गाइड के पास जाते हैं, उसका घर ढूंढते हैं। बयाल कैंप में बिजली भी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। तो खैर हम लोग चल पड़े। अभी हम थोड़ा सा चले ही थे कि हमें पीछे से किसी ने कंकाड़ियाँ मारी। हम लोग बिल्कुल साथ साथ जुड़कर चल रहे थे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा शायद हमारा वहम है। थोड़ा सा आगे गए और दोबारा फिर से हमारे ऊपर कंकाड़ियाँ फेंकी गई। इस दफ़ा तो बाकायदा बसीद के पीछे जो बैग था उसके ऊपर लगी। तो ये देखकर हम मज़ीद खौफज़दा हो गए। अभी जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ। और फिर हम लोगों ने वहाँ से दौड़ लगा दी कैंप की तरफ। अब जो रास्ता 10 से 15 मिनट का था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी हम लोग बयाल कैंप से थोड़ा दूर ही थे कि हमें सामने एक वाइट से कपड़े में लिपटी हुई चीज़ नज़र आई। क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, मगर मोबाइल की लाइट से हमें थोड़ी बहुत रोशनी मिल रही थी। अब हमें क्यूरियोसिटी भी हो रही थी और डर भी, क्योंकि हम लोगों ने उसी रास्ते से गुजरकर दयाल कैंप पहुंचना था। हमने सोचा कि चलो यहाँ किसी हट वाले के पास रुक जाते हैं, मगर हमें उस बात की भी टेंशन थी कि जो दोस्त हमारे नीचे हैं उनकी तो हालत ही गैर हो चुकी होगी अब तक। ये सोचकर ये जंगल का रास्ता है और उनकी अपनी गाइड के साथ बात भी बयाल कैंप टू दयाल कैंप तक हुई है, वापसी फेरी मेडोज़ की नहीं, तो वो भी परेशानी में मुब्तला होंगे। तो खैर हम उस तरफ चल पड़े जहाँ हमें वो सफ़ेद सी चीज़ नज़र आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने डेड बॉडी को उसमें लपेटा हो, जैसे किसी की लाश पड़ी होती है। जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे वो चीज़ छोटी होती जा रही थी। जब हम लोग बिल्कुल मौका पर पहुंच गए तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो हमारी आँखों के सामने हवा में धुआं बनकर उड़ गया। तो वहाँ पर हम जो भी कलमा या आयत याद थी, हमने अल्लाह को खूब याद किया और हम लोगों ने वहाँ से तेज़ी से दौड़ लगा दी। जब हम भाग रहे थे तो हमें महसूस हो रहा था कि कोई बंदा है हमारे पीछे जो हमें फॉलो कर रहा है। जंगल में किसी इंसान का तो क्या, किसी चरिंद परिंद का भी निशान नहीं था। हमें 3 मिनट लगे होंगे बयाल के पहुंचने में, मगर वो 3 मिनट हमारी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था और थकावट से हम लोग पहले ही चूर थे। खैर हम लोग बयाल कैंप पहुंच गए और हमें हट्स नज़र आनी शुरू हो गई। लेकिन अब हमें ये नहीं पता था कि हमारा गाइड जो हमें लेकर गया था उसका हट कौन सा था। पगलों की तरह दौड़ रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे है। मगर जैसे ही बयाल कैंप पहुँचे तो हमें ऐसा लगा जैसे अब हमारे पीछे कोई नहीं है। तो खैर हमारे मोबाइल की लाइट ऑन थी कि पीछे से हमें आवाज़ आई, बसिद। हमने कहा हमारा नाम कैसे पता, लेकिन खैर ये किसी इंसान की ही आवाज़ थी। ये हमारे गाइड की आवाज़ थी जो कि अपने हट में अपने कज़न के साथ बैठा एंजॉय कर रहा था। उसने हमें हट में बुला लिया। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकली हुई थी, पसीने से हमारा बुरा हाल था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें यकीन नहीं आ रहा था। उस वक्त भी हमें यही लग रहा था कि हम लोग इमेजिनेशन में ही है।
और ये लोग भी इंसान नहीं हैं। खैर, उन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के हमें पंच किया और कहा, यार मैं आप लोगों के साथ ऊपर गया हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा शौक में थे। उसने हमसे कहा कि मैं आप लोगों को लेकर चला जाता हूँ। उसने शाम के टाइम हमसे 6500 रुपये मांगे थे और कहता है कि अभी भी मैं आपसे 6500 रुपये ही लूँगा, क्योंकि हमने उससे पहले ही बोला था कि हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि हमें अपने दोस्तों की फ़िक्र है। अब तक उनकी हालत भी नीचे ख़राब हो चुकी होगी। फेरी मेडोज़ में ये बात फैल चुकी होगी कि 3 लड़के आज बेस कैंप करके आए हैं और वापस नहीं पहुँचे। तो उसने कहा, चलो ठीक है, आप लोगों को जितनी सूरतें आती हैं आप पढ़ लो, अल्लाह का नाम लो और सफ़र की दुआ पढ़ लो। और उसने अपने साथ एक वेपन भी ले लिया और उसे देखकर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें यहीं मारकर कहीं गायब कर दे, हमसे सामान वगैरह लूट ले। तो उसने कहा, डरो नहीं, मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है कि इस तरह के बच्चे और छिल्लावे शरारत करते हैं, पत्थर और कंकरियां मारते हैं और डराते हैं, तो ये इसीलिए है कि हम रास्ते में एक आधा हवाई फायर कर देंगे, कोई इश्यू नहीं बनेगा। हमने कहा, चलो ठीक है, आप बेहतर जानते हो, आप यहाँ के रिहायशी हो। तो खैर, हम लोग वहाँ से चल पड़े। अब हमें सुकून था कि वहाँ का एक लोकल बंदा हमारे साथ था। अब हम तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई चीज़ हमारे पीछे चल रही है, और जो हमारा गाइड था वो हमारे आगे आगे चल रहा था। तो चलते चलते ही हमने उस बताया कि हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई हमारे पीछे है। उसने कहा, आप लोग इस बारे में बात ना करें और सिर्फ चुप करके चलते रहो, अल्लाह का नाम लेकर। और फिर जंगल के बीच में जाकर उस गाइड ने 2 हवाई फायर किए। हमें आज तक उस बात की समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। और खैर, उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे उस चीज़ ने हमारा पीछा करना छोड़ दिया हो। और तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हमें फेरी मेडो की रोशनियाँ नज़र आई। फेरी मेडोज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ लोगों ने छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट्स की मदद से बिजली का इंतज़ाम किया हुआ है। लाइट्स नज़र आई तो हमारी जान में जान आई। तो हमारे दूर से नज़र आया कि सामने सफ़ेद कपड़े में कोई चीज़ लिपटी हुई पड़ी है। शनी भाई, वो जो वक्त हमारा वहाँ पे गुज़रा था, तो तकरीबन 3-4 दिन तक हमें तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमें यकीन ही नहीं होता कि ये कोई हकीकत है या फिर बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं। हमारा पहली दफ़ा ऐसी चीज़ों से एनकाउंटर हुआ था, तो ये थी हमारे हॉन्टेड ट्रिप की कहानी। चलती है एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्बास है और मैं कराची से हूँ। ये मेरी 115% हकीकी कहानी है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजारी। इस कहानी का एक एक लफ्ज़ सच है, कोई अफसाना नहीं। बस वही बात कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन गई। मैं और मेरे 4 दोस्त राहील, दानिश, समीर, जुनैद एक दिन प्लान बनाया कि वीकेंड पर कारली झील का ट्रिप करें। गर्मी का दिन था और थोड़ा सुकून चाहिए था। हम सुबह कराची से निकले नेशनल हाईवे पर। कुछ देर बाद एक साफ सुथरा और खूबसूरत होटल मिला, बिस्मिल्लाह खसखेली होटल गुजो। वहाँ का खाना और चाय आज भी याद है। वहाँ से हम दिन के वक्त झील की तरफ रवाना हो गए। कारली झील वाकई बहुत खूबसूरत थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तक सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमने तस्वीरें बनाई, खूब एंजॉय किया और शाम के वक्त वापसी का सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे रात हो रही थी, जंगल का रास्ता शुरू हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। तभी जुनैद ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। हमने गाड़ी रोकी। वो थोड़ा सा जंगल की तरफ गया और वॉशरूम से फारिग होकर वापस आया। वापस आकर वो बिल्कुल चुप हो गया।
हमने पूछा तो बस इतना बोला, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हमने मजाक समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका रंग जर्द हो गया, आंखें बदल गई। वो एकदम सीधा हमें घूरने लगा और जब उसने बात की तो आवाज़ उसकी नहीं थी। उसने कहा, तुम लोगों ने उस जगह की तौहीन की, वो पाक जगह थी। ये जिस्म अब मेरा है। अब वो जुनैद नहीं रहा था। हम सब घबरा गए। इस तरह उसे गाड़ी में डाला और रात भर सफ़र करके कराची पहुँचे। अगले दिन उसे एक मुफ्ती साहब के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ जिन नहीं है, ये एक पुरानी रूह है जो सदियों से उस जगह पर रहती थी। उन्होंने कहा, इसका इलाज आसान नहीं होगा, इसे किसी बड़े रूहानी बुजुर्ग के पास ले जाओ। हम यूज़ एक ऐसे आलिम के पास लेकर गए जिनका जिक्र दूर दूर तक होता है। इलाज शुरू हुआ। पहले दिन सिर्फ दुआओं के अमल हुए। जुनैद चीखता रहा। दूसरे दिन उसने खुद अपनी ज़ुबान से कहा, मैं बुरा नहीं हूँ, लेकिन वो जगह मेरी थी, मैं वहाँ तन्हा था और इसने मुझे गंदा कर दिया। बस उसी वजह से मैं गुस्से में आ गया। आलिम साहब ने कहा, अगर तू बुरा नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देता? जिन ने कहा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, किसी भी शख्स को इस जगह पर दोबारा पाक जगह की तौहीन नहीं करने देना। वादा करो कि तुम लोग उस जगह का लिहाज करोगे। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, और जिस दिन मुझे लगा कि किसी ने वहाँ गलती की तो मैं दोबारा आवाज़ दूंगा। इसके बाद जुनैद ज़ोर से काँपा, फिर बेहोशी में चला गया। अगले दिन उसने आंखें खोलकर रोना शुरू कर दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे लगा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। उस दिन के बाद हमने कभी उस रात के रास्ते का जिक्र भी नहीं किया। जुनैद अब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कभी कभी वो खालीपन है। झील और होटल दोनों नॉर्मल थे, लेकिन वो जंगल का रास्ता, उसमें कुछ था जो इंसान की समझ से बाहर है। ये मखलूक सब बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ इंसान की गलती का इंतकाम लेती है। उस रात के बाद हमने सीखा कि हर जगह सिर्फ हमारी नहीं होती। ये थी हमारी स्टोरी। चलती है एक और स्टोरी की तरफ। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हम लोग मुंजा घूमने गए। 4 दिन पहले हम हैदराबाद से रात 8 बजे निकले और जब पंजाब को अबूर किया तो सुबह के 4 बज रहे थे। वहाँ एक कच्ची सड़क आई जो गूगल मैप पर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो शॉर्टकट थी, इसलिए हम उसी पर चल पड़े। हमने 4-5 किलोमीटर आगे एक पुराना सा खस्ता हाल घर देखा। हमारी हालत भी ख़राब थी, तो हमने सोचा कि अगला रेस्ट हाउस काफ़ी दूर है, इसलिए हम वहीं रुक गए। जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ एक बुज़ुर्ग औरत थी। वो बोली, आ जाओ। मेरे अब्बू गाड़ी में सो गए थे और हम अंदर बैठे। थोड़ी देर बाद वो खतून खाने की डिश ले आई जो थकी हुई थी। जब हमने ढक्कन हटाया तो अस्तगफिरुल्लाह, उसमें इंसानी गंदे की चीज़ थी। ये देखते ही मेरी बहन बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया और हम फ़ौरन वहाँ से भाग गए। गाड़ी में बैठकर निकले और जब हम एक पॉइंट पर पहुँचे तो रात के 1-1:30 बज रहे थे। वहाँ एक रेस्ट हाउस में रुके। मेरी मम्मा और अब्बू बेड पर सो गए और मैं और मेरी बहन नीचे ज़मीन पर मैट्रेस पर सो गए। रात के 4 बजे मेरी बहन उठी और मुझे जगाया। बोले, किसी ने वॉशरूम के दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं उठा, दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। फिर मैं खुद वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई, लेकिन वो वहाँ अकेले नहीं थी, उसके साथ किसी और की भी एक खौफनाक चीख थी। मैं फ़ौरन वापस आया। अब्बू और मम्मा भी जाग गए। हमने बहन से पूछा तो वो बहुत परेशान थी।
और फिर जाके मम्मा के पास सो गए। सुबह मैंने उसे पूछा तो वो बोली, जब तुम वॉशरूम गए थे मैंने करवट ली तो बेड की साइड पर एक आदमी खड़ा था। उसका रंग गहरा सब था, दांत नहीं थे और आंखें 4 आदमियों के बराबर बड़ी थी। आगे मुझे याद नहीं। खैर, अगले दिन हम सारा दिन एंजॉय करके वापस रेस्ट हाउस आ रहे थे तो आधे रास्ते में गाड़ी एक ढलान पर बंद हो गई। पापा ने कहा, मैं एक पीछे वाले से किसी को लेकर आता हूँ, तुम गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। हमने कहा ठीक है। 5 मिनट बाद बाबा वापस आए और बहन से कहा, चलो तुम्हें पानी चाहिए था ना। हम समझे ये हमारे बाबा ही है। मेरी बहन उनके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद असल बाबा वापस आ गए। हमने कहा, आप तो अभी गए थे बहन को साथ लेकर। वो बोले, बेटा मैं तो मैकेनिक लेने गया था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। मम्मा और बाबा बोले, तुम गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैं भी चलूँगा, लेकिन उन्होंने डांट दिया। 1 या 2 मिनट बाद बाबा की ज़ोरदार चीख आई। मैंने गाड़ी की चाबी, टॉर्च और बेसबॉल बैट जो मैंने हिफाजत के लिए रखी थी उठाई और नीचे उतरा। आवाज़ गाड़ी के सामने की तरफ से आ रही थी। मैं झाड़ियों की तरफ गया तो चारों तरफ हंसी की आवाज़ें आने लगी, कभी मम्मा की, कभी बाबा की और कभी बहन की। मैं सिर्फ 16 साल का था। चक्कर खा कर गिर गया। जब उठा तो देखा एक औरत थी जिसकी चीख कुत्ते जैसी थी। बाल इतने लंबे कि ज़मीन तक आ रहे थे और दांत घोड़े जैसे थे। मैं जैसे तैसे उठा और भागा। वो औरत भी घोड़े के अंदाज में तेज़ रफ्तार से मेरे पीछे भाग रही थी। मुझे एक हिसार याद आया जो मैंने रील्स पर देखा था, सूरा अल इखलास। मैंने वो पढ़ के फूंका और दौड़ा। काफ़ी दूर से मेरी बहन के रोने की आवाज़ आई। मैं उस तरफ भागा। देखा तो उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैंने फ़ौरन मम्मा बाबा को कॉल की। जब उसे वापस ला रहा था तो सामने वही शख्स आ गया जो मेरी बहन ने रात को देखा था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर! जैसे ही हम भागने लगते वो सामने आ जाता। उसने मुझे एक ज़ोरदार चांटा मारा। मैं गिर गया। शायद आप हंसेंगे, लेकिन मेरे पास जो बेसबॉल बैट था मैंने उसे उठाया, सूरा इखलास पढ़ के फूंका और हमला किया। वो फ़ौरन गायब हो गया। मैं बहन को लेकर भागा, लेकिन जब जंगल से निकलकर ढलान की तरफ जा रहे थे वो फिर आ गया। मुझे एक और ज़ोरदार चांटा मारा। मैं एक दरख्त से जाकर टकराया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा मेरी बहन पोजेस्ड थी। हम वहाँ से निकले और हैदराबाद वापस 10 से 40 पर पहुँच गए। हमने अपने जाने वाले एक बुज़ुर्ग को बुलाया। उन्होंने किसी जिन को हाजिर किया। पूछा, मसला क्या है? वो बोला, मैं इसे खास्ता हाल घर में मिला था, अब नहीं छोड़ूंगा। अब हुजूर ने उसे बहुत समझाया, बहुत ऑफर्स दी, लेकिन वो ना माना। फिर 7:58 पर उसे जलाने का फैसला किया गया और 8:10 पर उसे जला दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 दिन से सब कुछ नॉर्मल है। ये थी मेरी स्टोरी। चलती है एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम शानी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अल्लाह ने मुझे माल, हुस्न, ताकत, औलाद से नवाजा। मेरे शोहर का भी एक मकाम है, लेकिन जब मेरे शोहर ने दूसरी शादी की तो मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई। सब लोग मेरी सोकान की दीनदारी की तारीफ़ करते थे। यही बात मुझे और ज़्यादा हसद में डालती थी। मैं देखती कि मेरे शोहर भी उसकी तारीफ़ करते,
कि वो अल्लाह के करीब है। जब मैं उस पर बात करती या कुछ बुरा कहती तो मेरा शौहर कहता, उस पर जुल्म मत करो, वो अल्लाह वालों में से है। ये सुनकर मेरा दिल हसद से जल उठता। मैं डर रही थी कि वो माँ ना बन जाए। मैंने अपनी एक कॉलीग से दिल हल्का किया। उसने मशवरा दिया, इसका हमल बंद करवा दो, उस पर जादू करवा दो ताकि वो तलाक ले ले। शुरू में मैंने इनकार किया और डर गई तो उसने कहा, जब तलाक ले ले तो उसके हाथ में सदका दे देना और तौबा कर लेना। शैतान के दिल पर गालिब हो गया और मैंने हाँ कर दी। अब इलाके की मशहूर जादूगरनी के पास गए। मैंने उससे कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी सोकान उम्मीद से हो। मैं चाहती हूँ कि वो तलाक ले ले मगर कभी माँ ना बन सके। जादूगरनी ने कहा, मुझे उसकी कोई ज़ाती चीज़ या उसकी खुशबू चाहिए। मैंने अपनी बेटी और कॉलीग से मशवरा किया। प्लान ये बना कि मेरी बेटी अपने वालिद से मिलेगी और सोकान को हमारे घर दावत पर बुलाएंगी ताकि किसी तरह उसकी कोई चीज़ हासिल की जा सके। बेटी ने उसका स्कार्फ और चादर ले ली जो मैंने जादूगरनी को दे दिया। उसने कहा वो कभी माँ नहीं बनेगी। उसने मुझे कुछ चीज़ें दी कि इन्हें इस जगह छोड़ दो, इन्हें उस जगह छिड़क दो जहाँ वो आती है और कुछ उसके खाने में मिला दो। मैंने इस अपने घर दावत पर बुलाया और मोहब्बत से कहा, हम सब बहनें हैं, तू आज रात मेरे साथ खाना खा। मैंने दरवाजे पर जादू छिड़का और कहवा। मैं भी जादू मिला दिया। जब उसने वो कहवा पिया तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया जीत ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने अपना दीन, दुनिया और आखिरात तबाह कर दी। चंद दिन बाद उसे शदीद ब्लीडिंग शुरू हो गई जो 3 हफ्तों तक चली। उसकी हालत ख़राब होने लगी। शौहर बताता कि वो नमाज में रोती है, वॉशरूम में रोती है, कभी कभी बेहोश हो जाती है। मैं बनावटी फ़िक्र जताती थी। डॉक्टर ने कहा कि उसके रहम यूटरस में कैंसर जैसे रसोलियाँ हैं, रहम निकालना पड़ेगा। लेकिन उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। उसने ख्वाब में देखा कि एक काला कुत्ता उसके रहम को चीर रहा है। ख्वाब की तबीर बताने वाली ने कहा, तुम पर जादू है, जैतून का तेल पैत पर लगा के दम करो। मैंने ये बात जादूगरनी को बताई तो उसने कहा, अगर उसने तेल लगाया तो कंठें खुल जाएंगी, वो माँ बन जाएगी। फिर से उसके खाने में जादू मिला दो। तबीर बताने वाली औरत ने खुद ही इस पर जादू किया था। उसने कहा, असर से पहले मेरे पास आओ, फिर उससे फ़ोन करो ताकि उस वक्त उस पर गांठें लगाई जा सके। ऐसा ही हुआ। तबीर वाली औरत का गला बंद हो गया और वो बोल नहीं सकी। शहर मुकम्मल हो गया। दूसरी बार मैंने उसके खाने में जादू मिला दिया। उसकी हालत और बिगड़ गई। शौहर ने फ़ौरन उसका ऑपरेशन करवाया। उसका रहम निकाल दिया गया। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब देखा कि शौहर उसकी हालत पर गमगीन है। अब मैंने चाहा कि वो तलाक ले ले। कॉलीग से मशवरा किया, प्लान बनाया कि हम उस पर जादू का इल्ज़ाम लगाएंगे। मेरी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। हमने शौहर पर भी जादू करवाया और वो अमल घर के दरवाजे के पास दफन कर दिया। फिर मैंने शौहर से कहा, तबीर बताने वाली ने कहा कि तुम पर जादू है और उसी औरत ने किया है। शौहर ने दरख्त के पास खुदाई की तो असल में जादू मिल गया। उसने अपनी बीवी के भाई को फ़ोन किया, मेरी बहन काफिरा फजीरा जादूगरनी है, वो मुझ पर हरम हो गई। उसने 3 तलाक़ें दे दी। उसने जादू की तस्वीरें भी भेजी। मैंने समझा मैंने सब जीत लिया, लेकिन अंजाम, मेरे शौहर को उसे तलाक दिए
5 साल हो चुके हैं। मेरी बेटी को तलाक हो गई, वो बांझ हो गई। ऐसी अजीब बीमारी के कभी उम्मीद से नहीं हो सकती। अब वो नफ्सियाती इलाज ले रही है। मेरी कॉलीग का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मर गया और वो ज़हनी अस्पताल में है। शोहर को ख्वाब आते हैं, उसका मरहूम वालिद नाराज़ है। वो कुरान पाक पढ़ता है। मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरे काम से निकल दिया गया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ज़िल्लत और रुसवाई हर तरफ से आई। इबरत का मुकाम जो दूसरों की ज़िंदगी तबाह करता है, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत तबाह कर देता है। जादू हराम है और इसके अंजाम ज़िल्लत और तबाही के सिवा कुछ नहीं। फिर मेरा सबसे लाडला बेटा नशे में लग गया। अब नशा छोड़ने के लिए अस्पताल में है। मैं जिस जगह काम करती थी वहाँ मुझ पर इल्ज़ाम साबित हो गया। मैं बदनाम हो गई और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। चेकअप में पता चला कि मुझे दिमाग का कैंसर है जो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच चुका है। ये कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है। तशखीस के बाद शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मुझे भूल गया। मैं अब सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाइयों पर जिंदा हूँ। मैंने अपनी सोकान को बुलाने को कहा। वो आई और सब कुछ सुना। मैंने माफ़ी मांगी। तकरीबन उसके पाँव छूने को तैयार थी। वो रोती रही और सिर्फ इतना कहा, तूने मुझे माँ बनने से महरूम किया, मेरे दीन में जुल्म किया, मुझे मेरे घर से जादू के झूठे इल्ज़ाम में निकलवा दिया। आज ना मेरे पास बच्चा है ना शौहर, सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से महरूम करे। ये वाक़या सबक है हर उस दिल के लिए जो हसद, जादू या जुल्म के रास्ते पर है। अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है। अल्लाह हमें माफ़ करे और दीन पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। मिलती हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।